तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। भारत आ रहे पानी के जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरे हुती विद्रोही, बंदूक की नोक पर स्टाफ को धमकाया। अब इसी कार्गो शिप को हाईजैक करने का वीडियो हुआ है जारी। वीडियो की झलक आप भी देखें अपनी स्क्रीन पर।去！ दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि इजराइल हमास जंग के बीच हुती विद्रोहियों ने अभी हाल ही में बीते रविवार देर शाम लाल सागर से एक कार्गो शिप जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है उसको हाईजैक कर लिया था। तो हाईजैक करने के एक दिन के बाद यानी कि बीते सोमवार को हुती विद्रोहियों ने शिप को हाईजैक करने का 2 मिनट का वीडियो खुद ही शेयर किया। इस वीडियो में हुती लड़ाके एक हेलीकॉप्टर से जहाज पे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें नजर आ रही है। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक कर लिया था। हालांकि बाद में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हुती विद्रोहियों के दावे का खंडन किया और ये साफ कर दिया कि जिस कार्गो शिप को हाईजैक किया गया है वो इजराइल का नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसी बीच ताज़ा अपडेट के मुताबिक एक और जानकारी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि वैसे तो ये जहाज इजराइल का नहीं है, लेकिन इजराइल के कारोबारी हैं अब्राहम उंगर के नाम से, तो इस जहाज की कंपनी में उनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है। अब दोस्तों अगर आप हुती विद्रोहियों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कार्गो शिप को हाईजैक करने वाले हुती विद्रोहियों का संबंध यमन कंट्री से है। ये एक इस्लामिक देश है जिसमें शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं। यमन में करीब 60% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि शिया की आबादी 35% है। यमन में लंबे समय से शिया और सुन्नियों के बीच लड़ाई चल रही है। ऐसे में शियाओं की आवाज को मुखर करने के लिए, आवाज को उठाने के लिए 1990 के दशक में शिया मुस्लिमों ने एक विद्रोही संगठन बनाया जिसे हौती या हुती कहते हैं। ये हुती विद्रोही संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने साल 2014 में यमन की राजधानी सना पे कब्जा कर लिया और तब से वहाँ पर हुती विद्रोहियों का कब्जा है। वहीं बताया गया हुती की मदद ईरान करता है। चूँकि हुती शिया मुस्लिम है तो उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है। आपको बता दें ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। देखिए अगली खबर के टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी के जाने का वीडियो आया सामने। पीएम मोदी ने सबको दिल्ली आने का न्योता दिया। इस वीडियो की भी झलक आप देखें अपनी स्क्रीन पर। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँगा सबको। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम पहुंचे थे। तो मैच में टीम की हार के बाद वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। उन्होंने वहां कप्तान रोहित शर्मा, अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ समेत पूरी टीम से मुलाकात की। कई खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई, कईयों को गले लगाया और उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें पीएम मोदी का ये वीडियो इस समय यूट्यूब पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है, यानी कि नंबर 1 पर। देखिए अगली खबर। उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को निकालने के लिए बनाए गए नए प्लान। इसी दौरान सुरंग के अंदर का पहला वीडियो आया सामने। इस वीडियो की भी झलकियां आप देखें अपनी स्क्रीन पर। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल ये कौन है? जी हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकेरा टनल में बीते 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को हादसे के 10वें दिन एंडोस्कोपिक कैमरे से देखा गया। बीते मंगलवार सुबह करीब 3:52 पर मजदूरों से बातचीत हुई। मजदूरों की गिनती हुई, सभी सुरक्षित हैं। पाइप के जरिए इन्हें पहली बार गर्म खिचड़ी, दाल और जूस भेजे गए। अभी तक ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह दिए जा रहे थे, लेकिन अब पहली बार गर्मा गर्म खाना भेजा गया। हालांकि दोस्तों इसी बीच एक परेशान करने वाली भी खबर आई है। बताया गया फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए 3 तरह के प्लान बनाए गए हैं। इन प्लान में 2 दिन से लेकर 40 दिन तक लग सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इस तस्वीर के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अभी 41 मजदूर कहां पे फंसे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सुरंग में 2 जगह को लाल कलर से हाईलाइट किया गया है। तो पहला वाला जो लाल कलर का हाईलाइट एरिया है यही वो मलबा है जो कि ढह गया है और इसकी लंबाई करीब 60 मीटर है। इसी मलबे को खोदकर मजदूरों तक पहुँचना है। वहीं जो दूसरा लाल कलर का हाईलाइट एरिया है वो वाला एरिया है जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पे खुदाई चल रही थी, सुरंग को बनाने का काम चल रहा था। इसके अलावा सुरंग के मुँह पर आप 2 पीले
नीले कलर का पाइप देख सकते हैं। पहला पाइप है राहत और बचाव के लिए, यहाँ से ऑक्सीजन और बाकी चीजें दवा वगैरह भेजी जा रही हैं। वहीं दूसरा एक और पाइप है 6 इंच का, यानी कि पाइप की मोटाई 6 इंच है। इसको अभी हाल ही में डाला गया है। अब इसके जरिए ताज़ा खाना मजदूरों तक पहुँचाया जा रहा है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच टीवी चैनलों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि सुरंग को लेकर खबरों को सनसनी ना बनाएं और अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। देखिए अगली खबर, रामायण और महाभारत एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही में पैनल का ये भी प्रस्ताव है कि संविधान की प्रस्तावना हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए। जी हाँ, भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल हो सकते हैं। इन्हें स्कूल के इतिहास के सिलेबस में भारत के क्लासिकल पीरियड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एनसीईआरटी के ही हाई लेवल पैनल सोशल साइंस कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि रामायण और महाभारत किस क्लास के किस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अगर ये प्रस्ताव आने वाले दिनों में पास हो जाता है, कबूल कर लिया जाता है, तो फिर देश के सभी बच्चों को पढ़ाई के दौरान ही रामायण और महाभारत की जानकारी मिल जाएगी। जाहिर बात है, जब रामायण और महाभारत किताबों में शामिल होंगे तो इससे जुड़े पेपर में भी सवाल किए जाएंगे। इसी की वजह से सभी छात्रों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सही से इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगली खबर, हमास ने इजरायली महिला के सिर पर मारी गोली। अभी हाल ही में इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो को शेयर करते हुए इजराइल ने कहा है, ये अच्छाई और बुराई के बीच की जंग है। इस वीडियो की भी झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने महिला के सिर पर बंदूक रख के गोली चला दी। साथ ही में आपको वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि 2 लड़कियों के पीछे एक हमास का लड़ाका भागता हुआ गया। हमास इजराइल जंग को लेकर देखें ये ताज़ा अपडेट। अगली खबर में, भारत ने हमेशा आजाद फिलिस्तीन बनाने का समर्थन किया। यूएन में कहा, हम जंग को रुकवाने की कोशिशों के साथ है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन में अभी हाल ही में बीते सोमवार को गाजा के मानवीय हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत हमेशा से आजाद फिलिस्तीन बनाने का समर्थन करता है। वहीं भारत की ओर से आगे कहा गया कि भारत दुनिया में हो रही उस कोशिश के साथ है जिससे जंग की वजह से गाजा में मानवीय हालात सुधरे, यानी कि जंग भी रुक जाए। आसान शब्दों में कहें तो हमास और इजराइल की जंग को लेकर भारत की ओर से फिर से ये कहा गया है कि जंग को रोकने के लिए जो भी कोशिशें हो रही हैं, जहां भी हो रही हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी भारत कई बार इस जंग को लेकर, इससे पहले भी जो जंग चल रही है रूस और यूक्रेन में, इन दोनों ही जंग को लेकर भारत ने कहा है कि बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। जाहिर बात है, जंग होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। इससे ही जुड़ी देखिए एक और खबर, चीन की धरती से इजराइल पे बरसे इस्लामिक देश। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीते सोमवार को बीजिंग में 4 अरब देशों और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश जितनी जल्दी हो सके गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए अरब और इस्लामी दुनिया में अपने भाइयों और बहनों के साथ काम करेगा। यानी कि ये बातें चीन ने कही है। आसान शब्दों में कहें तो चीन ने कहा है कि वो अरब देशों के साथ मिलकर, इस्लामिक देशों के साथ मिलकर ये काम कर रहा है कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चीन के बीजिंग में अभी हाल ही में जो बैठक हुई उससे जुड़ा भी वीडियो सामने आया है। इसकी भी झलकियां आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए ऐसी ही एक और खबर, अरब देशों के विदेश मंत्री भारत आएंगे, दौरा इसी हफ्ते है मुमकिन। इजराइल और हमास जंग के अलावा पश्चिम एशिया पर भी चर्चा होगी। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच ईरान ने गिनाई खूबियां। दावे के मुताबिक 7 मिनट में इजराइल को तबाह कर देगी ईरान की नई मिसाइल, जिसे नाम दिया गया है फतह 2। जी हाँ, 1 साल में 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पेश करके ईरान ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। जून 2023 में फतह 1 और अब फतह 2 दोनों ही मिसाइलों को लेकर ईरान के दावे ही अभी सामने आए हैं। हालांकि कहा गया है ईरान ने इन्हें अभी तक अपनी सेना का हिस्सा नहीं बनाया है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा फतह 2 मिसाइल की हो रही है। दावा किया गया है कि ये अमेरिका और इजराइल के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी भेज सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है या उसको मात दे सकता है। फिलहाल ये केवल ईरान का दावा है, इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। ईरान के दावे को माने तो जो फतह 2 मिसाइल है उसको लेकर ईरान ने कहा है कि ऐसी मिसाइल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वहीं बताया गया ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। दोस्तों आसान शब्दों में समझाने के लिए कहें तो अगर आप दिल्ली में हैं और बिहार में हमला करना चाहते हैं तब भी आप हमला कर पाएंगे, जो दावा किया गया है उसके मुताबिक। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल हमास जंग को लेकर एक और दाव चला है। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि ईरान बीते 45 दिनों से केवल बोलता ही क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। तो देखें इसकी अधिक जानकारी अगली खबर में कि हमास और इजराइल की जंग को लगभग 45 दिन बीत चुके हैं। IDF यानी कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमास का समर्थन कर रहा ईरान केवल बयानबाजी कर रहा है। वहीं बताया गया है अभी हाल ही में ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतरेगा। माना जा रहा है इसकी पटकथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिखी है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से तेहरान को कई लुभावने ऑफर दिए गए हैं। इन ऑफरों में फ्रीज किए हुए अरबों डॉलर, इसके अलावा कई और चीजें हैं। यानी कि अमेरिका की ओर से ईरान जंग में शामिल न हो, इसके लिए कई तरह के ऑफर दिए गए हैं। इसी की वजह से सहयोगी देश खामोश हैं। इजराइल हमास का युद्ध एक तरफ तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो जंग लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी वो भी अभी जारी है। जैसे कि इसकी अधिक जानकारी देख सकते हैं आप इस अगली खबर में कि 631 दिनों से महायुद्ध है जारी। बीते 631 दिनों से यानी कि लगभग पौने 2 साल या 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध जारी है। लेकिन बीते कुछ घंटों में यूक्रेन के युद्ध में जो कुछ हुआ है उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुस्से को और बढ़ा दिया है। बताया गया बीते 24 घंटे में रूस के
1290 सैनिक मारे गए हैं। साथ ही में यूक्रेन द्वारा रूस के कई जंगी सामान तबाह कर दिए गए हैं। कई ड्रोनों को तबाह कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। घरेलू गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के हैं आसार। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते 1 साल से कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि अब जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले तेल की कीमतों में कटौती के आसार बन सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव होने से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो सकती है। जाहिर बात है, ऐसे में पेट्रोल डीजल का दाम कम होने की वजह से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। और जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी ऐसी चीजें हैं जिनके दाम बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से लगभग सभी चीजों पे असर पड़ता है, क्योंकि फ्यूल के दाम बढ़ने की वजह से माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में लगभग सभी सामान महंगे होने लगते हैं। खास करके इनका असर सबसे पहले उन चीजों पर पड़ता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। अब अगर इसी पैटर्न को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में अच्छी खासी कटौती आती है तो बाकी दूसरी चीजों के दामों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं बताया गया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के पीछे 2 मेन कारण हैं। पहला कारण यह है कि कच्चे तेल के दाम यानी कि जिन तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनता है तो उनके दाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी के आसार नहीं है। वहीं दूसरा मेन कारण है कि पिछले कुछ समय में या कह लें पिछले 1 साल में तेल कंपनियों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में बहुत उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। देखिए अगली खबर। शादी में ड्रोन उड़ाने वाले जाएंगे जेल, भारत सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत शादियों में फोटो और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाने वालों को जेल जाना पड़ सकता है। भारत सरकार ने ड्रोन की बिना परमिशन वाली उड़ान पे रोक लगा दी है। इसमें फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को भी शामिल किया गया है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जिन ड्रोन को प्रतिबंधित किया गया है उसमें हर आकार के ड्रोन शामिल हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए अब आधिकारिक अनुमति लेनी होगी, यानी कि सरकारी अनुमति। ये हालिया कदम यानी कि ये नया फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में लिया गया है। भारत सरकार ने साफ किया है कि कोई भी फोटोग्राफर या ब्लॉगर अगर एरियल फुटेज कैप्चर करता है यानी कि ड्रोन को उड़ाकर ऊपर से वीडियो बनाता है, फिर चाहे वो छोटे ड्रोन हो बड़े ड्रोन हो, इन सभी चीजों की परमिशन अब पहले सरकार से लेनी पड़ेगी। तो जो भी लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो या यूट्यूब चैनल वाले हो, अब उन सभी को कहीं पर भी ड्रोन उड़ाने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। यानी कि आसपास में जो भी सरकारी दफ्तर होगा वहाँ से परमिशन लेनी होगी, तभी कोई व्यक्ति ड्रोन उड़ा पाएगा। देखिए अगली खबर। 30% तक टूटेगा शेयर बाजार, मार्केट के भगवान माने जाने वाले ने की है भविष्यवाणी। जी हाँ, शेयर बाजार में कई मौकों पर बड़ी गिरावट आई है। इनमें 2008 में अमेरिका में आई मंदी और कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में बुरी तरह से क्रैश देखने को मिला था। अब बाजार में एक और खतरे की आहट है। इसका इशारा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री गैरी शिलिंग ने अभी हाल ही में किया गया है, जिन्हें इस मार्केट का यानी कि शेयर बाजार का भविष्यवक्ता यानी कि भविष्यवाणी करने वाला कहा जाता है। गैरी शिलिंग ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह से एक बार फिर से शेयर बाजार में वैसे ही गिरावट आ सकती है जैसे गिरावट सन 2008 में आई थी। जो लोग शेयर बाजार से थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि 2008 में क्या हुआ था। देखिए अगली खबर। अगले महीने दिसंबर में 5 या 10 या 15 नहीं बल्कि 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। आइए आपको बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर साल का आखिरी महीना है। इस महीने में भी कई तरह के त्योहार आ रहे हैं, तो इसी वजह से अगले महीने यानी कि दिसंबर में राज्यों के हिसाब से कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। 7 तो इनमें हॉलीडे है यानी कि 2 शनिवार और 5 रविवार। इसके अलावा राज्यों के हिसाब से शहरों के हिसाब से जो भी त्योहार आएंगे उनके हिसाब से छुट्टियां हैं, जैसे कि 1 दिसंबर 2023 के दिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में उद्घाटन दिवस के मौके पर इन दोनों ही राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे ही बाकी दिन जैसे कि 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 और 31 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया 2 शनिवार और 5 रविवार को छोड़कर जो बैंकों की बंदी रहेगी वो राज्यों के हिसाब से होगी। ये सभी जानकारियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कौन सी तारीख को देश के किस हिस्से में किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर के इंडियन रेलवे पटना और आनंद विहार के बीच चलाने जा रहा है त्योहार स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से कहीं का सफर करने वाले हैं, खासकर अगर आप पटना से आनंद विहार जाने वाले हैं या आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए जाने वाले हैं, तो आपको बता दें इंडियन रेलवे इन दोनों ही जगहों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है जो कि त्योहार स्पेशल है। तो ट्रेनों के भीड़ के मौसम में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इस ट्रेन की अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है कि ट्रेन का नंबर क्या है और ये ट्रेन कहां से कहां के लिए चलेगी, कहां कहां रुकेगी, ये सभी जानकारियां आपकी स्क्रीन पर है। वैसे आपको बता दें ट्रेन नंबर 02353 है। देखिए अगली खबर। कब्र खोदकर शरीर खा जाता है ये जानवर। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, एक जीव है यानी कि एक जानवर है जिसका नाम है कबर बिज्जू। इस जीव को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। दरअसल कबर बिज्जू नाम का ये जानवर आदमखोर है। ये देखने में आपको थोड़ा बहुत नेवले की तरह लग सकता है। इसके बारे में बताया गया है कि ये जीव इंसानी कब्र को खोदकर शव को खा
कहा जाता है। बिल्ली के आकार का कबर बिज्जू बेहद ही फुर्तीला होता है। इसे एशियन पाम सिवेट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बिज्जू सर्वहारी होता है, जिसका प्रमुख भोजन फल, कंद मूल और छोटे पतंगे होते हैं, लेकिन ये कई बार कब्र को खोदकर शव को खा जाता है। देखिए अगली खबर के सन की आशिक ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में मारी गोली। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, बिहार के लखीसराय जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार सुबह एक सन की आशिक ने शादी से इनकार करने पर लड़की के परिवार के 2 सदस्यों की कथित तौर पे गोली मारकर जान ले ली, जबकि 4 अन्य लोगों को घायल कर दिया। आरोपी का घर पीड़ित परिवार के पड़ोस में ही है। घायलों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं बताया गया है कि सन की आशिक ने अपनी प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट में भी गोली मार दी है। फिलहाल उसे पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है, छानबीन कर रही है। देखिए अगली खबर के कनाडा में हिंदू मंदिर पे हमले की धमकी। खालिस्तानी बोला लक्ष्मी नारायण टेम्पल पर अटैक करेंगे। कनाडाई सांसद ने कहा सरकार एक्शन ले। जी हाँ, कनाडा के सरे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने बीते रविवार यानी कि 26 नवंबर को हमला करने की धमकी दी। जी हाँ, कनाडा के सरे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने अभी हाल ही में बीते रविवार को हमला करने की धमकी दी है और ये हमला 26 नवंबर को किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक खालिस्तान समर्थक धमकी देता नजर आ रहा है कि वो कनाडा में जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, उस पर हमला करेगा। देखिए अगली खबर के उड़ीसा में एक शमशान घाट केवल ब्राह्मणों के लिए है। यहाँ दूसरी जाति के लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता है। दलित समाज ने कहा ये कानून के खिलाफ है। देखिए अगली खबर के पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा गुमराह करने वाले प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट बंद करें, वरना 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पे फटकार लगाई है। बताया गया है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर ये फटकार लगाई गई है। यानी कि पतंजलि की ओर से ऐसे ऐड यानी कि प्रचार देखने को मिले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अभी जो नया मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, जो भी नई दवाएं हैं, जो भी अंग्रेजी दवाएं हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में जो भी नई चीजें हैं, तो उसके बारे में गलत दावे किए गए हैं और अपने सामान को अच्छा बताया गया है। देखिए अगली खबर, अगले साल आटा हो सकता है महंगा। देश में गेहूं का रकबा 3% कम हुआ है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में आटा महंगा हो सकता है। वैसे आपको बता दें, अभी भी कोई सस्ता नहीं है, दिन पर दिन इसके दाम बढ़ते ही रहते हैं। देखिए अगली खबर, ठंड में मोटी जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है। कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हीटर वाली टी-शर्ट, इसे बनियान भी कहते हैं। जी हाँ, ठंड का मौसम आने के साथ ही लोग जैकेट पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें, अब कई लोग इलेक्ट्रिक थर्मल वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में ये एक हाफ कोट या टी शर्ट एक बनियान की तरह होता है और इसी के अंदर हीटर का सिस्टम होता है। आप एक बटन दबाकर अपने टी शर्ट को गर्म कर सकते हैं। जाहिर बात है, टी शर्ट गर्म होगा तो आपको भी गर्मी मिलेगी और ठंड लगना बंद हो जाएगी। वहीं बताया गया इस तरह की जैकेट में, इस तरह के टी शर्ट में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बटन भी दिया होता है। इसकी कीमत 4000 रूपए से लेकर 10,000 रूपए के बीच हो सकती है। आप इसको लेने के लिए इलेक्ट्रिक जैकेट करके अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं। देखिए अगली खबर के मारुति की सबसे फेमस कार ओमनी अब इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होने के लिए है तैयार। जी हाँ, मारुति ओमनी इलेक्ट्रिक जल्द ही एक नए कार के रूप में पेश की जा सकती है, जिसे मारुति सुजुकी द्वारा बनाया जा रहा है। ये कार भारत में सबसे लोकप्रिय कारों में से एक है। भारतीय ओमनी का इलेक्ट्रिक एडिशन कई जगहों पे देखने को मिला है। हालांकि अभी फिलहाल इस पर काम चल रहा है। देखिए अगली खबर, पराली जला रहे किसान ने पुलिस के रेड करने पर दे दी खुद की जान। भटिंडा में FIR के डर से दे दी अपनी जान। परिवार में माँ, पत्नी और एक 6 साल की बेटी है। जी हाँ, पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर की जा रही पुलिस कार्रवाई से डरकर भटिंडा में एक किसान ने बीते मंगलवार को अपनी जान दे दी। जान देने वाले किसान का नाम गुरदीप सिंह है। उनकी उम्र केवल 35 साल है, यानी कि 35 साल थी। पराली को लेकर देखें एक और खबर कि दिल्ली का प्रदूषण, 3 सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा समस्या दूर करना आपका काम है, किसानों को विलेन मत बनाइए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में एक सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब की सरकार से पूछा कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई। कोर्ट ने कहा पराली जलाने वाले किसानों को विलन बना दिया जाता है, कोई उनका पक्ष नहीं सुनता। कोर्ट ने आगे कहा किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण होंगे, इसी वजह से किसानों को विलन मत बनाइए। वहीं कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा बीते 6 साल में ये सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। हमें समस्या पता है और उस समस्या को दूर करना आपका काम है। देखिए अगली खबर, राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ जारी। इसमें कहा गया है कि 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। जी राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले अभी हाल ही में बीते मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 का नाम दिया गया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। वहीं युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। वहीं किसानों से MSP पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का वादा किया है। इसके साथ ही गाँव के व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा।
ऐसा वादा किया गया है। वहीं बताया गया समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी, जैसा कि अभी हाल ही में बिहार में हुआ, इसका भी वादा किया गया है। देखिए अगली खबर के राहुल गांधी ने कहा पीएम का मतलब है पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है कि हरवा दिया। जी हाँ, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी हाल ही में इंडिया की जो टीम हार गई है तो वो हुआ है पीएम मोदी की वजह से। पीएम का मतलब है पनौती मोदी। अच्छे खासे लड़के खेल रहे थे, टीम जीत रही थी, लेकिन उसे हरवा दिया। देखिए अगली खबर के रिलायंस ने पश्चिम बंगाल में 45,000 करोड़ का निवेश किया। सौरव गांगुली बने बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। वहीं बताया गया कंपनी अगले 3 साल में 20,000 करोड़ और निवेश करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारी कंपनी मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में टेलीकॉम, रिटेल और बायो एनर्जी में निवेश करेगी। हम जियो फाइबर और एयर फाइबर को तेजी से रोल आउट करने के साथ बंगाल में हर घर को बहुत जल्द स्मार्ट घरों में बदल देंगे। हमने 5G नेटवर्क को भी अधिकतर हिस्से में पहुंचा दिया है। देखिए अगली खबर के टेस्ला की कार अगले साल भारत में आ सकती है। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हो सकती है इसकी घोषणा। एलन मस्क जल्दी भारत आने वाले हैं। देखिए अगली खबर की केजरीवाल बोले मैं इंजीनियर हूँ, काम करना आता है, राजनीति नहीं। बात यह है कि अभी हाल ही में राजस्थान में केजरीवाल ने कहा कि अगर आपका कोई रिलेटिव दिल्ली या पंजाब में रहता है तो उसको फोन करके पूछ लो कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, हमारी सरकार लोगों को फायदा दे रही है या नहीं। अगर वो कह दें कि वो खुश नहीं है तो हमें वोट मत देना। देखिए अगली खबर के शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी सुहाना, यानी कि उनकी बेटी। जनवरी 2024 से शुरू होगी एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग। सुजय घोष करेंगे इसको डायरेक्ट। देखिए अगली खबर के समुद्र में गिर गया अमेरिकी विमान। प्लेन में सवार थे कई यात्री। बताया गया विमान को रनवे पे लैंड करना था, लेकिन वो रनवे से आगे निकल गया और समुद्र में जा गिरा। बताया गया ये अमेरिका का एक सैन्य खुफिया विमान था। देखिए अगली खबर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका। ईडी ने जब्त की यंग इंडिया और एजेएल की 752 करोड़ की संपत्ति। देखिए अगली खबर के इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन किया। मुंबई हमलों की 15वीं बरसी पे ये फैसला लिया। इजराइल ने कहा लश्कर तैयबा ने सैकड़ों भारतीयों की जान ली है। देखिए अगली खबर के सैम ऑल्टमैन का माइक्रोसॉफ्ट में जाना ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी तय नहीं है। हालांकि बीते रोज ये कहा गया था कि उन्होंने फाइनली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन कर ली है। बताया गया है ओपन एआई बोर्ड मेंबर अगर पद छोड़ेंगे तो ऑल्टमैन दोबारा ओपन एआई कंपनी में जा सकते हैं। आपको बता दें ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है और सैम ऑल्टमैन उसी के को फाउंडर है। देखिए अगली खबर के एकता कपूर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ये सम्मान हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए अगली खबर के इराक में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हैं हालात, कई घर और बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है। इससे जुड़े वीडियो हुए हैं जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे घरों में पानी भर गया है। देखिए अगली खबर सिंघम अगेन में फिर दहाड़ेंगे अजय देवगन। रोहित शेट्टी ने कहा बाजीराव सिंघम वापस आ गया है। 15 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म, यानी कि सिंघम अगेन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।